आदाब मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। दिल्ली में वाक़ई दरगाह सैयद फैज इलाही मस्जिद के अतराफ गैर कानूनी ढांचे हटाए गए। हंगामे के दौरान 5 पुलिस एहलकार जख्मी। दिल्ली में फैज इलाही मस्जिद के आसपास की इन्हदामी कार्रवाई पर रुकने असेंबली आले मोहम्मद इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, जानबूझकर अक़लियतों और उनकी तनसीबात को बनाया जा रहा है निशाना। दिल्ली असेंबली में बरसरे इख्तिदार बीजेपी ने जमकर किया हंगामा। अपोजिशन लीडर आतिशी के सिख गुरु तेग बहादुर से मुताल्लिक बयान पर कार्रवाई रही मुतासिर। अनंतनाग में पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी मनाई गई। महबूबा मुफ्ती समेत पार्टी के कई बड़े लीडरान रहे मौजूद। श्रीनगर में 20 जनवरी तक मजमूई तौर पर मौसम रहेगा खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी के इम्कानात भी कमजोर। राजधानी के रामलीला मैदान के करीब बलदी हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया। दरगाह सैयद फैज इलाही मस्जिद के अतराफ गैर कानूनी ढांचे हटाते वक्त बाज अफराद ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए हैं। एमसीडी हुक्काम के मुताबिक मस्जिद के करीब बैंक्वेट हॉल और डिस्पेंसरी गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी, जिन्हें अदालत में भी खिलाफ कानून करार दिया गया था और इसी बुनियाद पर कार्रवाई अंजाम दी गई। इतलात के मुताबिक 20 से ज्यादा बुलडोजर दरगाह के अहाते और आसपास के ढांचों पर चलाए गए और इंतजामिया का यह दावा है कि यह कार्रवाई गैर कानूनी तामीरात हटाने के लिए की गई, जबकि मुकामी रिहायशियों और मजहबी इदारों ने इसे मुकद्दस मुकाम के साथ नाइंसाफी करार देते हुए सख्त मजम्मत की है। हमारे नुमाइंदे गुफरान ने मौके पर पहुंचकर तमाम हालात का जायजा लिया। अभी हम मौजूद हैं दरगाह हज़रत फैज़ इलाही के बाहर, जहां कल रात में जो इसका कैंपस का जो हिस्सा था, जो अतिक्रमण करार दिया गया था गैर कानूनी तजावुज़ात के नाम पर, एमसीडी ने कल रात में यहां कार्रवाई की है। और हालांकि अभी कल ही यहाँ की जो कमेटी और जो यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनकी तरफ से केस भी फाइल किया गया था और ये केस मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था। हालांकि कल रात में अगर हम बात करें कल के दिन की, तो कल यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी ने जो दरख्वास्त दायर की थी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था और 22 अप्रैल को समाअत होनी थी। और इसके अलावा 4 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि यहाँ की जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ के जो भी दस्तावेज़ हैं वो कोर्ट को पेश करें। लेकिन इसके बावजूद कल रात में तकरीबन 2:30 बजे के आसपास एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए जो गैर कानूनी करार दिया गया था वो तमाम जो हिस्सा है वो उसको मिसमार कर दिया, उसको मुनहदिम कर दिया। हालांकि अगर एक तरफ देखा जाए तो अतराफ के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर पुलिस अफसरान रात में तैनात रहे। इसके अलावा इलाके के, हालांकि एक तरफ ये भी देखा गया कि हम तुर्कमान गेट के जो हिस्सा है वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ शरपसंद अनासिर ने माहौल को ख़राब करने खातिर कुछ पथराव भी किया। उसके बाद तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा पुलिस अफसरान तकरीबन ज़ख्मी हुए। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो डीसीपी निधि विल्सन है वो यहाँ पर आए थे, जिन्होंने मीडिया से बात की थी। उन्होंने बताया कि तकरीबन कल रात में हुई पथराव के बाद हमने आज तकरीबन सुबह के वक्त में हमने 5 करीब लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे की जिस तरह की जो सूरत हाल है, आगे जो कोर्ट में केस जो चल रहा है वो किस तरह से होता है या किस तरह से जो तमाम चीज़ों को जो मैनेजमेंट कमेटी पक्ष रख रही है अपना, वो किस तरह से रखती है। एक तरफ देखा जाए, अभी आप देख सकते हैं कि जो एमसीडी की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है और एमसीडी के अफसरान की तरफ से जेसीबी जो है वो अपना काम कर रही है। और ये हिस्सा जहां पर अभी हम मौजूद हैं उसको पूरे हिस्से को मिसमार कर दिया गया है, मुनहदिम कर दिया गया है। और ये मस्जिद का ये जो तकरीबन यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर शादी होती थी और डिस्पेंसरी कायम थी, जो फलाही काम के लिए यहाँ पर जो तमाम अमल थे वो अंजाम दिए जा रहे थे।
दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई पर अब सियासत तेज हो गई है। फैज इलाही मस्जिद के इंहदामी अमल पर राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा रुकने पार्लियामान मनोज झा ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मनोज झा ने कहा है कि इंहदामी कार्रवाई में जब्त और हसासियत का मुजाहिरा होना चाहिए। नहीं, आम आवाम को भी घायल हुए हैं। मैं समझता हूं इस तरह का कोई भी डिमोलिशन या कोई भी एक्सरसाइज एक उसमें रेस्ट्रेंट की आवश्यकता होती है। और वो टाइम क्या, वक्त भी तो चुनेंगे। कौन से महीने में हम बैठे हुए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मतलब अगर इतनी एहतियात हम नहीं बरत सकते। दिल्ली में फैज इलाही मस्जिद के इंहदामी अमल के हवाले से ताजा बहस सामने आई है। दरगाह इलाही कॉम्प्लेक्स पर तहकीकात करने वाली दरखास्त गुजार प्रेत सिरोही ने कहा है कि तहकीकात के दौरान उन्होंने अवामी जमीन पर गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ किया। प्रेत सिरोही के मुताबिक ये गैर कानूनी तामीरात शहरी जमीन की कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं और इंहदामी कार्रवाई उसी बुनियाद पर की जा रही है। मैंने जब दरगाह फैज इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च की तो मैंने देखा ये गवर्नमेंट की लैंड है और हम लगातार चिट्ठी लिखते रहे मई से लेकर अक्टूबर तक। उसके बाद कहीं जाकर एमसीडी ने एक सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट के बाद भी शासन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो उसके बाद हम कोर्ट आ गए। कोर्ट में देखा गया सर्वे की रिपोर्ट में सारे फैक्ट हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से जान है। उसके बाद माननीय न्यायाधीश ने 3 महीने का समय बाउंड करके एमसीडी को डायरेक्शन दी, एलएनडीओ को और बाकी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दी और कहा कि वहाँ जो मैनेजिंग कमेटी बैठी आप उसे सुनेंगे। मैनेजिंग कमेटी को सुना गया, वक़फ़ को भी सुना गया, उनके लिखित रिप्लाई रिकॉर्ड पर हैं। उसके बाद भी उन लोगों ने समाज में भ्रामक जानकारी फैलाई कि हमें सुना नहीं गया, हमारे पक्ष को नहीं रखा गया। उसके बाद उन्होंने फिर से कल पिटीशन डाली जिसके ऊपर सुनवाई हुई और उस पिटीशन में भी उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे दावेदारी होती है कि ये ज़मीन मैनेजिंग कमेटी की है या वक़फ़ की है। तो वो कोई दावा या कोई ऐसा कागज़ माननीय कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत कर पाए जिससे उनकी और अब फैज इलाही मस्जिद से मुतालिक तमाम तफसीलात जानने के लिए रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे गुफरान की तरफ। गुफरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो बताएं कि क्या इलाके में अमन अमान को बरकरार रखे जाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल इलाके में अमन अमान को लेकर के क्या कर रहा हूं। तैनात है, हालांकि पूरी तरह से तमाम तरह की और हर तरह से एक चीजों को देखा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है। हसास इलाका है, यहाँ पर खासतौर से दोनों कम्युनिटी रहती है, अक्सरियती और माइनॉरिटी तबका रहता है। तो किसी भी तरह से कोई हालात नाखुशगवार ना हो इसके लिए खुसूसी इंतजाम, हालांकि कल रात से ही किए गए थे लेकिन अभी सुबह से ही पुलिस फोर्स के अफसर गश्त कर रहा है, मार्च कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद के जो कैंपस का जो हिस्सा है उस पर मलबा हटाया जा रहा है और यह मलबे का जो अमल है और पूरी तरह से पीसफुल रहे इसके लिए दुकानें बंद करा दी गई हैं और तमाम तरह से जो ऑफिस थे जो आसपास आप देख सकते हैं, हज कमेटी की बिल्डिंग भी है और आसफ अली रोड है, जो दिगर जो दुकानें थी, दिगर ऑफिस थे वो तमाम बंद कर दिए गए हैं और तमाम तरह से जो कार्रवाई है वो पूरी तरह से अमन अमान के लिए पुलिस हो रहे हैं और तमाम तरह से डीसीपी और ज्वाइंट सीपी और कमिश्नर वगैरह की तरफ से खास चाह दी गई है। शरपसंद अनासिर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, हर तरह के एक चीजों का पहलू पर देख। जी गुफरान, क्या इस कार्रवाई पर अदालती हुक्म या रोक का कोई इतलाक था? गालिबन राब्ता टूट गया है। गुफरान, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? और बढ़ते मजीद खबरों की जानिब, दिल्ली में फैज इलाही मस्जिद के आसपास के इंहदामी कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली आले मोहम्मद इकबाल ने इस मामले पर कहा कि कार्रवाई में शफाफियत और अवामी मफाद को मद्देनजर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई शादी घर नहीं था, खुली जगह थी जहाँ गरीबों की शादी में टेंट लगाकर शादी की जाती थी, डिस्पेंसरी थी जहाँ गरीबों का इलाज होता था। इस पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर अक़लियतों और उनकी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। शादी घर कुछ नहीं था,
शादी घर कभी नहीं है। घर तो होता है बंधा हुआ चीज, आज तक कोई शादी घर ही नहीं है। वो ओपन एरिया है। गरीब बच्चों को कभी शादी की जरूरत होती है तो मस्जिद कमेटी उस पार्क को, उस जगह को, उस ओपन एरिया को, वैसे अव्वल तो वो कब्रिस्तान वाला एरिया है, और उस एरिया को खोल लेती है कभी कभार शादी कराने के लिए लोगों के लिए। वहां पर एक डिस्पेंसरी चलती थी, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, जो गरीबों के लिए चलती थी, जहां पे डायलिसिस सेंटर चलता था, उसको तोड़ा गया। आज तक दिल्ली वक्फ बोर्ड को, दिल्ली सरकार को, एमसीडी को वो जगहें नहीं दिखती जहां बड़े बड़े 5 स्टार होटल बने, जो मेहरौली जैसा इलाका, बड़े बड़े फार्म हाउस बने, वो जगहें कभी नहीं दिखी सॉरी पिक एंड चूज करके एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है हमेशा। पत्थरबाजी कोई पुरानी दिल्ली का नहीं था। कौन थे, क्या थे, किसकी साजिश थी इस माहौल को बिगाड़ने के लिए, पुलिस उसकी जांच करे। ये कोई आउटसाइडर लोग थे जिन्होंने जान के इंटेंशनली इस इलाके का माहौल खराब करने आए थे, और उन्होंने इस इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश करी। मगर पुरानी दिल्ली वाले बहुत सब्र से रहे, वहां के इलाके के लोग बहुत सब्र से रहे। वो अपने सामने अपनी जगह को, 100 साल पुरानी जगह को टूटते हुए देख रहे हैं। जो मैटर ऑलरेडी कोर्ट के अंदर था, और कोर्ट ने 22 अप्रैल की इसकी डेट दी थी, उसके बावजूद वहां पर जबरदस्ती का तोड़फोड़ करी गई। पूरे इलाके का माहौल। दिल्ली असेंबली इजलास के दौरान उस वक्त हंगामा देखने में आया जब आम आदमी पार्टी के अराकीन असेंबली संजीव झा, कुलदीप कुमार और जनरल सिंह को पुलिस ने असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया। वाकये के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है और अपोजिशन ने इस इकदाम पर एतराज करते हुए उसे जमहूरी अमल में रुकावट करार दिया। मामले पर असेंबली के बाहर सख्त रद्द अमल देखने में आया, जबकि पुलिस का कहना है कि यह इकदाम सिक्योरिटी जवाबित के तहत किया गया है। कल तो घर से निकलना बंद कर देंगे। ये क्या अपराध है मेरा? अपराध ये है कि हम बीजेपी से सवाल कर रहे हैं। और कौन है ये लोग? कल दिल्ली की मुख्यमंत्री सदन में कहा कि कांग्रेस के खिलाफ बोला था, मगर आज तो हम सब आहत हैं उनकी इसी दिल्ली में, इसी जगह में उन्होंने बम फोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, और इसी दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। तब भी ये अंग्रेज के साथ थे, आज भी अंग्रेज को बता रहे हैं। और अंग्रेजों जैसा कानून देखिए, अंग्रेजी पुलिस है कि नहीं है कि दिल्ली के विधानसभा में चुने हुए विधायक को जाने से सड़क पे रोक रहा है। कौन है ये लोग? ये अंग्रेजों के पिट्ठू लोग हैं। ये अंग्रेजों के पिट्ठू अंग्रेजी शासन चलाना चाहते हैं। यहाँ इस पुलिस को अंग्रेजी पुलिस बना रहे हैं। ये ना कोई आदेश, ना कोई रूल, चुने हुए विधायक को विधानसभा में जाने से रोका जा रहा है। हम पूछते भाई आदेश किसका है बताओ? आदेश नहीं बता रहे। शर्म करो यार, कुछ बेइज्जती भी नहीं होती। अब सस्पेंड किया गया तो हमें घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम सस्पेंड हमें सदन से किया है भाई। हमारा ऑफिस है अंदर। आज तक के इतिहास में आप मीडिया के साथी दिल्ली के, देश के अलग अलग विधानसभा और संसद को कवर करते आए हैं। कब आपने देखा कि सदन से निष्कासन का मतलब ये है कि घर से बाहर ना निकलो? कल को तो रूल बना दे, पाकिस्तान भेज दो इनको। पर जब इन्हीं का ह्यूमन फैंसले चलेगा तो कल को ये रूल मेजोरिटी है, कहेगा प्रस्ताव पास हुआ जी, अगर सदन से बाहर करेंगे देश से बाहर हो जाएगा, फिर पुलिस लगा देंगे बॉर्डर पे कि अंदर, देश के अंदर ही नहीं जाना है। दिल्ली असेंबली में आज उस वक्त जबरदस्त हंगामा देखने में आया जब अपोजिशन लीडर आतिशी के सिख गुरु तेग बहादुर से मुतालिक बयान पर बीजेपी के अराकीन असेंबली ने ऐवान के अंदर शदीद एहतजाज किया। बीजेपी अराकीन ने इस बयान को तौहीन-आमेज करार देते हुए कार्रवाई रोक दी और इसी दौरान असेंबली में जबरदस्त एहतजाज देखने को मिला। दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने सुख गुरु तेग बहादुर के खिलाफ कहे गए अल्फाज की सख्त मजम्मत की और उम्मीद जाहिर की है कि स्पीकर इस संगीन मामले का संजीदा नोटिस लेंगे। आपको बता दें कि अपोजिशन लीडर आतिशी के सिख गुरु तेग बहादुर से मुतालिक बयान पर बीजेपी के अराकीन असेंबली जमकर एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मुझे बड़ा खेद है, मैं बहुत दुखी हूं जो कल विधानसभा में हुआ। मुझे इस बात का ज्यादा दुख है, आम आदमी पार्टी गुरु तेग बहादुर जी की महान शहादत पे उनको श्रद्धा सत्कार भेंट करना चाहे ना चाहे उनके मन के ऊपर है, ये भाव उनके अपने हैं। लेकिन जब ऐसे पूरी विधानसभा के अंदर सरकार से लेके, मुख्यमंत्री जी से लेके, मंत्री से लेके सभी सत्ता पक्ष के एमएलए गुरु तेग बहादुर जी पे चर्चा कर रहे हैं, उनको उनकी धार्मिक यात्रा की जानकारी दे रहे हैं और अपनी श्रद्धा उनके प्रति भाव अर्पित कर रहे हैं, ऐसे में जो
बहुत ही दुखदाई अल्फाज कहे गए, जिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वो अल्फाज आज को विधानसभा में हमने अध्यक्ष जी से कल आग्रह किया था वो सुनाएंगे तो आप लोग जरूर देखें कि क्या। उत्तर प्रदेश के वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर पर अपना रद्देमल जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन अवाम को गुमराह करके इंतखाबात जीतना चाहती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत तमाम अमल में शफाफियत और दुरुस्त मालूमात को यकीनी बना रही है। मौर्य ने अपोजिशन की कोशिशों को फरेब पर मबनी और सियासी फायदे के लिए किए गए इक़दाम करार दिया है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष काम नहीं करना चाहता है, विपक्ष दुष्प्रचार करके चुनाव जीतना चाहता है और यह धोखा जनता को देने का काम 2024 में इन लोगों ने जरूर कर लिया है, लेकिन अब ये धोखा दे करके सफल नहीं हो पाएंगे। इनके धोखेबाजी को जब देश की जनता जान गई तभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार चुनाव जीत चुकी है। पश्चिम बंगाल जीतने जा रहे हैं, 27 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। ये दुष्प्रचार करने वाले का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। ये फर्जी मतदाताओं के बल पर चुनाव जीतते थे और फर्जी मतदाता अब रहने नहीं पाएंगे। भाजपा एक जागरूक राजनीतिक दल के नाते, जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हर बूथ को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इंतखाबी फहरिस्त के मुसवदे पर तनकीद के बाद सियासत में हलचल मच गई है। यूपी के डिप्टी वजीर आला ब्रजेश पाठक ने वजाहत दी है कि यह महज एक मुसवदा है और इसमें कोई भी गलती या कमी लाहक होने पर इसे दुरुस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की तशवीश बेबुनियाद है और खौफजदा हैं। ब्रजेश पाठक ने मजीद कहा कि इंतखाबी अमल शफाफ और दुरुस्त रहने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। ये सब पूरी तरह से मतलब डरे हुए लोग हैं और यही अवसर, अभी ड्राफ्ट सूची है, अवसर है, आप ठीक कराइए यदि आपके पास पूरे के डॉक्यूमेंट्स हैं। हो सकता है जानबूझ करके फार्म न भरे हों बयान देने के लिए, यह भी तो हो सकता है। जानबूझ करके एसआईआर का गणना प्रपत्र जमा न किए हों और सोचे हों कि हम बयान देंगे बाद में। ये प्री प्लान लोग काम किए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। दरअसल वो संभावित हार बिहार में हो गई है तो यूपी भी निपट रहा है। यूपी समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीतेगी और यही संभावित हार को देख करके वो फेस सेविंग के लिए इस प्रकार की बयानबाजी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर कांग्रेस ने शदीद रद्देमल का इजहार किया। कांग्रेस के तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि तकरीबन 20% वोटर्स को फहरिस्त से निकाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि बीजेपी की हुकूमत गैर कानूनी तौर पर बनी है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया है कि तमाम वोटर्स की शिनाख्त को दुरुस्त किया जाए और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। वोट लगभग कटे हैं और अगर इन्हीं 20% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया 2022 में और 2024 में, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवैधानिक सरकार है। 20% वोट अगर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे क्लेम किया कि बहुतायत में इन्हीं के वोट है जो कटे हैं, तो इसका मतलब एक भी सीट उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती थी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा कि 20% वोट वोटर लिस्ट में अवैध हैं तो हैं कैसे, और इन वोटों से चुने हुए लोग वैध कैसे हैं। देश के केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। और दूसरी बात, गुरदीप सिंह सप्पल जो हमारे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, महासचिव हैं, उपराष्ट्रपति कार्यालय में सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, उन तक का वोट काट दिया गया है। उन्होंने विस्तृत पोस्ट लिखी है, बताया है कि कैसे 2000 से पहले से वो वोट देते आए हैं और उनका वोट काट दिया गया। चुनाव आयोग क्या गुरदीप सप्पल का वोट काटने के लिए एसआईआर कर रहा है? इसका भी जवाब। राष्ट्रीय जनता दल के रुकने पार्लिमान मनोज झा ने कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप का वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तबसरा तौहीनामेज है। मनोज झा के मुताबिक यह तबसरा 140 करोड़ भारतीय अवाम के बारे में किया गया है और तवक्को के बावजूद अभी तक किसी जानिब से मुनासिब रद्द-ए-अमल नहीं आया है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करे और अवामी जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ करे। 66 बार उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच के मसले पे जो बयान दिया, उससे भी देश आहत हुआ। और एक बात मैं पृष्ठभूमि में कह दूं, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर उनके लिए जिस प्रकार की शब्दावली का एक बार पुनः इस्तेमाल हुआ, दिस इज अ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमिलिएटिंग लैंग्वेज। और जिन कॉरिडोर से हमें उम्मीद थी रिबटल होगा, वो चुप है। आहत तो हम सब हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का पद देश का, he is speaking about somebody who represents India। अब 140 करोड़ लोगों के बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो आरएसएस हर तीसरी चीज पे ओपिनियन रखता है।
महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सियासी हलचल जारी है। एनसीपी के रहनुमा नवाब मलिक ने बीजेपी और कांग्रेस के इत्तेहाद में इंतखाब लड़ने पर तबसरा करते हुए कहा कि दोनों जमातें बेनकाब हो गई हैं। नवाब मलिक के मुताबिक जब बात इख्तिदार की आती है तो सभी एक हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये इत्तेहाद अवामी मफाद के बजाय सिर्फ सियासी फायदे के लिए बनाया गया है। अंबरनाथ के पॉलिटिकल सिचुएशन ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त भारत का नारा खोखला था। बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर सत्ता बनाई है और कांग्रेस भी सेकुलरिज्म का दम भरने वाली पार्टी अपने आप पे कहती थी, हम पे सवाल उठाने का काम करती थी। हमें लगता है कांग्रेस भी पूरी तरह से बेनकाब हुई है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गोंदिया में, भंडारा में, चंद्रपुर में, कोल्हापुर में सत्ता में बैठी है और आज अमरनाथ में भी कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया और बीजेपी का भी असली चेहरा सामने आया है। अनंतनाग में पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद की 10वीं बरसी आज मनाई गई। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के दीगर अराकीन के हमराह मुफ्ती साहब को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की खिदमत और कश्मीरी अवाम के लिए उनकी नुमायां किरदार को याद किया। तकरीब में पूरी पार्टी ने अकीदत और एहतराम के साथ हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश शहद की पैदावार में मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बन गया है। इस हवाले से उत्तर प्रदेश के हार्टिकल्चर वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हुकूमत ने अपनी शहद की ब्रांड का नाम काशी रखा है। वजीर ने मजीद बताया कि ये ब्रांड न सिर्फ मुकामी पैदावार को फरोग देगी बल्कि सूबे के शहद के कारोबार को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में भी मददगार साबित होगी। हमारे उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग के परिश्रम से और राज्य के शहद उत्पादकों, शहद मौन पालक लोगों के परिश्रम से आज उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक राज्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। इसका मूल्य संवर्धन अधिक हो, इसके उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की शहद की ब्रांडिंग भगवान विश्वनाथ के नाम से, काशी ब्रांड के नाम से हम लोग इसको रखे हैं। काशी ब्रांड दुनिया में जाना जाए, इसके प्रयास हमारे उद्यान विभाग के द्वारा। श्रीनगर में बुध की सुबह कम से कम दर्जे हरारत -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो मौसमी औसत से कम है। जम्मू में कम से कम दर्जे हरारत 8.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहरी कोहरा और सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा लेते देखे गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि 20 जनवरी तक मजमूई तौर पर खुश्क मौसम बरकरार रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी के इम्कानात कमजोर हैं। रियासी में जुजवी अबर आलूदा आसमान और धूप देखने को मिली। तवील खुश्क मौसम से सियाहती और ज़रूरी सरगर्मियों पर असर पड़ने का खदशा है। जो है फिलहाल ड्राई स्पेल जो है रहेगा और ठंड में जो है इजाफा फिलहाल 10 तारीख तक रहने के चांसेस हैं। और वहीं जम्मू डिवीज़न में फॉग रहने के चांसेस हैं, डेंस फॉग कुछ एक आइसोलेटेड पॉकेट्स में। बाकी लगभग 17 जनवरी तक फिलहाल कोई मेजर या माइनर WD नहीं है, तो 17-18 के आसपास एक फीबल WD है। इसी तरह कमिंग डेज में भी 10 के आसपास है, फिर 13-14 के आसपास भी एक फीबल WD है, तो 17-18 के आसपास भी एक फीबल WD है। तो थोड़ा सा हल्की बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल जो है फिलहाल 20 जनवरी तक कोई मेजर WD नहीं है जिसमें कोई हैवी। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।